स्टोरी के स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाता है जिसके आंखें हॉस्पिटल की बेड में खुलती हैं। आंख खुलते ही उसे डॉक्टर कहते हैं, तुम उठ गए किम डोंग यू, तुम अच्छा फील तो कर रहे हो ना। नसीब से तुम्हारा लिवर डैमेज अवॉइड हो गया गैस्ट्रिक लीवेज की वजह से, और तुम्हारी बहन बहुत टेंशन में है। किम डोंग यू सोचता है, मेरी बहन कौन? तभी उसकी बहन कहती है, किम डोंग यू तुम उठ गए, अभी कैसा लग रहा है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। ये सुनते ही किम डोंग यू सोचता है, ये कौन है और यहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद वो सोचता है, मैं तो यूनिसेक हूँ ना, और मैं एसएस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का डायरेक्टर भी हूँ, जहाँ मैं एक रात को ऑफिस से घर जा रहा था और मुझे पार्किंग लॉट में प्रेसिडेंट दिखते हैं जो मुझे बोलते हैं, क्या तुम कंपनी छोड़ने का सोच रहे हो? अगर मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँ तो क्या तुम कंपनी नहीं छोड़ोगे? तभी मैं कहता हूँ, सॉरी प्रेसिडेंट, मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि अब मुझे लाइफ में रेस्ट चाहिए। और उसी रात मेरा मर्डर हो गया था। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तब मैंने अपने आप को इस इंसान के बॉडी में पाया। अब मेरा नाम किम डोंग यू है। मेरे लिए ये सब सच मानना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अभी सच्चाई यही थी। उसके बाद वो दोनों ही हॉस्पिटल से घर जाने के लिए कार में निकल जाते हैं, जहाँ सिस्टर हुआ कहती है, किम डोंग यू अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मुझे कहना। डॉक्टर बोल रहे थे तुम्हें हॉस्पिटल में कुछ दिन रुकना होगा, लेकिन तुम घर जाने की जिद क्यों कर रहे थे? किम डोंग यू सोचता है, ये मेरी सिस्टर किम डोंग हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन इस बॉडी के पास्ट मेमोरीज मेरे दिमाग में अपने आप आ रहा है। ये कैसा लड़का था जो अपने इतने प्यार करने वाली बहन को अकेले छोड़ के मरना चाहता था? छोड़ो इस बात को, मुझे ऐसा लग रहा है असली में उसने नहीं, मैंने ही कुछ गलत किया है। ये सोच के किम डोंग यू सिस्टर हुआ को सॉरी बोलता है और कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसी हरकत में अब कभी नहीं करूंगा। सिस्टर हुआ ये बात सुन के इमोशनल हो जाती है और बोलती है, सच में क्या? प्लीज ऐसे आगे कभी मत करना। तभी किम डोंग यू फिर से सोचता है कि मैं असली में यूनसॉक और किम डोंग यू में किसका लाइफ जी रहा हूँ। फिर वो कार को वहीं रुकने के लिए कहता है और दोनों कार से उतर जाते हैं, फिर चल के घर जा रहे होते हैं। तभी दो लड़के उनके आगे आ जाते हैं और कहते हैं, किम डोंग यू डर्टी फिक, तो अभी तक जिंदा है? तेरे चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है अभी तक मेडिसिन ने अच्छे से काम नहीं किया है। और हाँ, तेरे सीनियर को यहाँ देख के तो खुश नहीं है क्या? उसी टाइम उसके सिस्टर उसके आगे आ जाती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे भाई को कुछ करने की कोशिश भी मत करना, अगर तुमने उसे कुछ किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो दोनों हंसते हुए कहते हैं, पुलिस को बुला लोगी? चलो जल्दी से कॉल करके बुला लो, मुझे पता है उसके बाद क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है पुलिस तुम्हें बचा लेगी? तभी किम डोंग यू सिस्टर हुआ को पीछे करता है और खुद आगे आ जाता है। फिर स्केरी फेस बना के बोलता है, जल्दी बोलो तुम लोगों का मेरे से काम क्या है? वो दोनों उसके स्केरी फेस को देख के थोड़ा सा डर जाते हैं और बोलते हैं, क्या इसका फेस पहले भी इतना ही डरावना था? छोड़ो इस बात को, मे भी इसका मेडिसिन का नशा अब तक नहीं उतरा है। जो भी हो छोड़ो ये सब, सीधा पॉइंट में आता हूँ, बोल के वो एक पेपर निकालता है और डोंग यू को देता है, जिसे देख के डोंग यू पूछता है, ये क्या है? वो बोलता है, कंसोलेशन मनी है जो डायरेक्टर ने तुम्हें दिया है। ये सुनते ही डोंग यू सोचता है, कंसोलेशन मनी? आई थिंक मुझे पता है ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। इसमें से एक का नाम है चियोन सेक और ये बड़ा वाला का नाम है दायोंग। ये वही बंदे हैं जिन्होंने किम डोंग यू और उसके फैमिली को हैरेस्ट किया, तब तक जब तक कि वो परेशान नहीं हो जाते। तभी दायोंग बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है, यू स्टूपिड बास्टर्ड, मेरे हाथ दुखने लग गए, इसे पकड़ पकड़ के जल्दी कर और इसको ले ले। जिसके बाद डोंग यू उस पैसे को ले लेता है, जिसे देखने के बाद दायोंग बोलता है, अभी आके तू सिचुएशन को समझा, अभी तू समझदार लग रहा है। लेकिन डोंग यू का सिस्टर उसके वेस्ट को पकड़ लेती है और बोलती है, ग्यू ऐसा मत करो, अगर तुम ये पैसे को ले लोगे तो अच्छा नहीं होगा। डोंग यू उन दोनों को बोलता है, मैंने ये पैसा ले लिया, प्लीज अभी तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। वो दोनों जाते जाते कहते हैं कि अच्छे से आराम से रहना, कुछ गलत मत करना, और हाँ फिर से खुद को मारने की कोशिश जरूर करना। ये सब होने के बाद डोंग यू और उसके सिस्टर घर पहुंच जाते हैं, जहाँ घर पहुंचती सिस्टर हुआ बहुत ज्यादा गुस्से में डोंग यू को कहती है, तुमने ये पैसा लिया ही क्यों? जरूरत क्या थी इस पैसे को लेने की? तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे डैड की जान की कीमत इतना ही है, अगर हमने ये पैसा ले लिया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। डोंग यू उसके फादर के फोटो के पास जाता है और सोचता है, तो ये हैं इसके पिता, मुझे इनके बारे में पता है क्योंकि मैंने इनको आगे भी देखा है, क्योंकि मैंने इन्हें डोंग यू के मेमोरीज में देखा है। लेकिन ये भी क्यों मेरे ऑफिस में ही मरे? वो कमीने लोग, मैं ही नहीं बल्कि इस बंदे का फैमिली भी बहुत परेशानी में है। मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है, मुझे बहुत भारी भारी सा फील हो रहा है। ये कैसी फीलिंग है? ऐसा लग रहा है मैं किम डोंग यू का एग्जैक्ट फीलिंग फील कर
पा रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पीछे नहीं हटता तो मैं इन्हें बचा सकता था। फिर वो तस्वीर के सामने झुक के बोलता है, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बेटे के बॉडी में क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात प्रॉमिस करता हूँ, आज से आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, साथ में इस बॉडी और किम डोंग ग्यू की भी। और हाँ, मैं बदला भी जरूर लूंगा, लेकिन अभी बदला लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहले मुझे अपना वेट कम करना होगा। मैं इस हैवी बॉडी से कुछ नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज्यादा ताकतवर बनना होगा। चेयरमैन एंड जियोन योंग, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। याद रखना, ये बदला सिर्फ यून सियोक और किम डोंग यू के लिए नहीं होगा, बल्कि सबके लिए होगा। दूसरे दिन सुबह सुबह वो STTV चैनल में बॉक्सिंग का बेसिक देख रहा होता है और उस मूव को करने का ट्राई भी कर रहा होता है, लेकिन वो उस मूव को ट्राई नहीं कर पाता और गिर जाता है। जिसके बाद वो सोचता है, मैं सिंगल स्क्वाट भी नहीं कर सकता। वैसे तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, मुझे केयरफुल होना होगा, कहीं मेरे जॉइंट्स हॉट ना हो जाए। इसके बाद वो ध्यान से सोचता है, क्या मैं जिम ज्वाइन कर लूं, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तभी उसकी बहन वहाँ आती है और बोलती है ओपा। और हाँ, उसकी बहन उसे किम डोंग यू नहीं बल्कि ओपा के बुलाती है। फिर वो बोलती है, ओपा और कोई गायब, बिल्डिंग पूरा हिल रहा है, जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं चलो। किम डोंग यू बोलता है, यहाँ कोई अर्थक्वेक नहीं आया था, मैं बस एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा था और मैं गिर गया। जिस बात को सुन के उसकी बहन शॉक हो जाती है और सोचती है, एक्सरसाइज, मैंने सही सुना क्या? ओपा एक्सरसाइज कर रहा था, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ओपा उसे बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो कुछ नहीं बोलती और उसे देखती हुई सोचती है, लेकिन ओपा तो एक्सरसाइज करता ही नहीं था, वो अभी ऐसे एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? वैसे भी ओपा हॉस्पिटल से आने के बाद थोड़ा सा बदल गया है, पर भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि वो एक्सरसाइज कर रहा है। किम डोंग यू सर में हाथ रख के सोचने लग जाता है कि ये बॉडी ऐसा कैसे हो गया? आखिर ये बॉडी का ओनर ऐसा क्या करता था जो उसने ऐसा धब्बा बॉडी बनाया? उसकी बहन कहती है, ओपा तुमने जो पैसे उन गुंडों से लिया था, उन पैसों को इस्तेमाल करो एक्सरसाइज करने के लिए। जिस बात को सुन के किम डोंग यू बोलता है, तुम सच में मुझे उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हो? बहन बोलती है, तुम्हें पता था वो लोग वो पैसे क्यों दे रहे हैं, पर भी तुमने लिया तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। पर जब अब फादर तुम्हें ऐसे देखेंगे तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, तुम बहुत ज्यादा कोशिश और मेहनत कर रहे हो, इसीलिए कुछ मत सोचो और जाके एक्सरसाइज करो ठीक से, बोल के वो वहाँ से चली जाती है। किम डोंग यू सोचता है, कभी कभी इसे क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। वैसे अभी मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मुझे पैसे कमाने का दूसरा तरीका ढूंढना होगा या सोचना होगा। इस बॉडी के साथ तो मैं कोई पार्ट टाइम जॉब तो नहीं कर सकता, क्या एक्सरसाइज करके ही पैसा कमाने का कोई तरीका है क्या? फिर अचानक उसको किम डोंग यू का पास्ट याद आने लगता है, जहाँ लोग उसे बहुत ज्यादा बुली करते थे, पिग बोलते थे। तभी उसको एक आइडिया आता है कि वो यूट्यूब चैनल खोल के और उसमें लाइव स्ट्रीम करेगा, फिर वीडियो भी डालेगा, क्या पता उससे बहुत सारे व्यूज आ जाए और वो फेमस हो जाए, फिर उसके पास पैसा ही पैसा आ जाए, वो ऐसा सोचता है। दूसरी तरफ एक यूट्यूबर को दिखाता है जो अभी अभी लाइव आया था, जिसके अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, इसीलिए उसके कमेंट में उसके सब्सक्राइबर और उसके फैंस 1 मिलियन के लिए कंग्रेट्स बोल रहे थे, जिसे वो पढ़ते हुए सभी को 1 मिलियन के लिए थैंक यू बोलता है और बोलता है, ये 1 मिलियन तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है, ऐसे ही फ्यूचर में भी मुझे सपोर्ट करते रहना। वो यूट्यूबर मंथली बेस्ट में भी नंबर 1 पोजीशन में होता है, दूसरे नंबर में जो है कुक चैनल वाला होता है। उस यूट्यूबर का चैनल का नाम होता है डियोक बाई टीवी। डियोक बाई टीवी अपने फैंस को इंटरटेन करने के लिए किसी का चैनल को ढूंढ रहा होता है उस पर रिएक्ट करने के लिए। तभी उसको बहुत सारे नए चैनल दिखते हैं, जिसमें से उसे किम डोंग का चैनल भी दिखता है जो एक्सरसाइज कर रहा होता है, जिसे देख के उसके सब्सक्राइबर कहने लगते हैं कि वो पीक क्या कर रहा है। तभी वो सबको बोलता है, हे गाइस मुझे स्पेशल चैनल मिल गया है, मुझे ऐसा ही चैनल का तलाश था, जहाँ पे वो किम डोंग यू का लाइव स्ट्रीम अपने चैनल पे चलाता है। जिसके बाद उसके सब्सक्राइबर उसके वेट के बारे में बात करने लग जाते हैं और उसे नया नया चैलेंज देने लग जाते हैं, जैसे कि लाई डाउन, बो डाउन, और किम डोंग यू ने मास्क भी पहना था, जिसे देख के उस यूट्यूबर के सब्सक्राइबर किम डोंग यू को इसने मास्क क्यों पहना है वैसे वैसे कमेंट करने लग जाते हैं, जिस कमेंट को वो यूट्यूबर पढ़ लेता है और वो आंसर देता है कि मे बी उसने मास्क पहना है क्योंकि वो एम्बैरेस फील कर रहा है, इसीलिए हम सब उसको चेयर करते हैं, चलो वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तभी वो यूट्यूबर किम डोंग को कहता है, जब तक तुम एक्सरसाइज करोगे तब तक मैं तुम्हें 100 रिएक्शन गिफ्ट दूंगा। फिर कुछ देर बाद वो 100 को 1000 रिएक्शन गिफ्ट में बदल देता है और वो दे भी देता है, जिसे देख के किम डोंग यू कहता है, अभी मैं एक्सरसाइज करके पैसा कमा रहा हूँ, अब मैं जो व्यूअर्स कहेंगे वही करूंगा। ऐसी छोटी छोटी बात मेरे लिए बहुत ज्यादा है। फिर वो एक्सरसाइज करने लग जाता है, जिसे देख के पहले जो व्यूअर्स बुराई कर रहे थे अभी वही व्यूअर्स बोल रहे होते हैं कि ये सच में बहुत मेहनत कर रहा है, तुम इसको तभी देख सकते हो जब तुम स्टडी करके खत्म कर लो, तब तुम्हें ये लाइव स्ट्रीम अच्छे से मोटिवेट कर सकता है। फिर किम डोंग यू लाइव स्ट्रीम बंद करता है और जिम में एडमिशन लेने के लिए निकल
जाता है। जिसके बाद वो जिम वाले बिल्डिंग में पहुंचता है और सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है जिम के फ्लोर में जाने के लिए। पर उसका मोटा शरीर होने के बाद भी वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ता है और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो जिम के बाहर पहुंच जाता है और बोलता है वैसे मेरा स्टेमिना अभी थोड़ा सा बढ़ तो गया है। तभी वो जिम के पोस्टर में देखता है जिसमें अजीब पोज के साथ लिखा होता है पाक खून जिम, और वो अंदर जाता है जहाँ बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और कुछ लोग बॉक्सिंग भी कर रहे होते हैं। जहाँ वो बॉक्सिंग मैच देखने लग जाता है। जो बॉक्सिंग मैच बहुत ही अच्छा हो रहा था। जो खत्म होते ही किम डोंग यू सोचता है मैं जितना सोचता था ये तो उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या ये बॉक्सिंग करने वाला यहाँ का ओनर है? लेकिन इसका पोज तो पोस्टर वाले पोज से मैच ही नहीं कर रहा। तभी वहाँ का एक बंदा कहता है ओनर कोई कस्टमर आया है। वो उसे देख के कहता है चलो अच्छा ये तो ओनर नहीं है यहाँ का। उसी टाइम साइड से ओनर आता है और बोलता है मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ। किम डोंग यू बोलता है मैं यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए आया हूँ। जिसे सुनते ही वो ओनर क्लैप करते हुए बोलता है तो वेलकम है तुम्हारा यहाँ, तुम सही जगह पे आए हो। जिसे देख के किम डोंग यू सोचता है क्या ये कोई फ्रॉड है। ओनर पोस्टर वाला सिग्नेचर पोज मारते हुए कहता है मैं यहाँ का ओनर हूँ पाक खून, तुम यहाँ अपने वेट लॉस करने के लिए आए हो क्या? मैं तुम्हारा वेट लॉस 3 महीने में ही करा दूंगा। जिस बात को सुनकर किम डोंग यू सोचता है मैं यहाँ वेट लॉस करने के लिए नहीं स्ट्रॉन्ग होने के लिए आया हूँ। फिर मुझे गैंगस्टर कंपनी से बदला भी लेना है। जिसके बाद वो बोलता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। पाक खून बोलते हैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनाऊंगा। जिस बात को सुनकर वो सोचता है ये तो सच में फ्रॉड है क्योंकि वो इतना ज्यादा मोटा है उसे कैसे ही कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग ही बना दिया तो बहुत ज्यादा है। जिसके बाद किम डोंग यू जिम में एडमिशन लेके वापस घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह उसे अपने पहले वाले लाइफ का सपना आता है जहाँ उसका नाम यूनिसेक है और वो एसएस रियल एस्टेट का डायरेक्टर भी है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने घर से जाने के लिए कह रहा होता है। फिर यूनसियोक ओल्ड मैन को बोलता है शांत हो जाइए, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि एक ऑफर लेके आया हूँ। जिसके बाद भी वो ओल्ड मैन उसे बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास क्या ऑफर है और तुम क्या ऑफर लेके आए हो। मैं ये जमीन नहीं बेचने वाला, या ऐसा कहूँ कि मैं ये जमीन तुम्हें नहीं देने वाला। तुम्हें पता भी है ये जमीन मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है? यूनसियोक बोलता है हाँ मुझे पता है, ये एक ऐसा जमीन है जिसका प्राइस 3000 पर स्क्वायर फीट है और हम यहाँ बहुत ही जल्द बिजनेस कॉम्प्लेक्स खड़ा करना चाहते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं तुम क्या कह रहे हो? ये जमीन मुझे मेरा पूर्वजों ने दिया था, इसीलिए ये जमीन मुझे बहुत प्यारा है और मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए नहीं कि ये जमीन बहुत ज्यादा महंगा है। यूनसियोक बोलता है अगर मैं आपके बेटे को ढूंढ दूं तो आपका एक बेटा है ना जो गैम्बलिंग एडिक्टेड होने की वजह से अभी तक घर वापस नहीं आया है। ओल्ड मैन कहते हैं ये बात तुम्हें कैसे पता है? यूनसियोक बोलता है सब गाँव वाले भी यही बात कर रहे थे और वो भी चिंता में है। मैं आपके बेटे को ढूंढ दूंगा और वापस लेके आऊंगा। ओल्ड मैन कहते हैं मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है जो गैम्बलिंग एडिक्टेड है। यूनसियोक बोलता है आप मेरे पीछे कुछ आदमी को देख रहे हैं, वो लोग ऐसे सीक्रेट अच्छे से ढूंढते हैं और इंसान को बदल भी देते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका बेटा अभी से गैम्बलिंग को कभी हाथ नहीं लगाएगा। जिस बात को सुनकर ओल्ड मैन जमीन देने के लिए मान जाते हैं और यूनसियोक को अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए कहते हैं। फिर यूनसियोक नींद से उठ जाता है और अपने प्रेजेंट वाले लाइफ में आ जाता है जिसमें वो है किम डोंग यू, जहाँ वो सोचने लग जाता है कि मैंने ये प्रॉमिस भी अभी तक पूरा नहीं किया है। जिसके बाद वो जिम में जाके पंचिंग बैग को जोर जोर से मारने लग जाता है और सोचने लगता है वो बूढ़ा आदमी अभी भी अपने बेटे का वापस आने का इंतजार कर रहा होगा। तभी वहाँ मास्टर ह्यून चोल और डायरेक्टर पाक खून आते हैं और किम डोंग को बोलते हैं अगर तुम अपने ग्लोव्स के बिना हाथ से ही पंचिंग बैग को मारोगे तो तुम्हारा हाथ हॉट हो जाएगा और हाँ तुम बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हो यहाँ। किम डोंग यू कहता है ये चैलेंजिंग तो है लेकिन इसमें मजा भी आ रहा है और आप लोग मुझसे फ्रीली बात कर सकते हैं, फ्यूचर में भी हमें साथ में ही काम करना है। दोनों इस पे हाँ करते हैं और मास्टर इंचुल बोलते हैं किम डोंग यू तुम्हें हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा ना, और हाँ तुमने कभी पहले जिम या बॉक्सिंग किया है? किम डोंग यू कहता है नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा और हाँ मैंने अभी तक कभी भी जिम या बॉक्सिंग नहीं किया है। मास्टर इंचुल कहते हैं तुम जिम नहीं गए हो पर भी तुम बहुत ज्यादा बेहतर कर रहे हो। दूसरी तरफ पाक खून कहता है देखो किम बॉक्सिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर तुम नहीं कर सकते तो रेस्ट ले लेना पर फोर्स मत करना, तुम्हारा जॉइंट हर्ट हो सकता है। जिस बात को सुनकर ह्यूनचुल उस पे ही हाँ मिला के कहता है कभी कभी लोग बेकार में इंजर्ड हो जाते हैं तो केयरफुल रहना। फिर ह्यूनचुल किम डोंग यू को थोड़ा सा साइड में ले जाके कहता है
तुम्हारा डिटर्मिनेशन मुझे अच्छा लगा। आज से मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने का काम मेरा है। तभी पाकुन किम डोंग यू जिस पंचिंग बैग पे पंच कर रहा था उसके नजदीक जाता है और देखता है, जिसे देख के वो यूनचुल को अपने पास बुलाता है और बोलता है, तुम ये देख रहे हो, इस बंदे ने अपने ऐसे बॉडी से विदाउट ग्लव्स पंचिंग बैग को भी इतना बुरी तरह से मारा है। जिसके बाद पाकुन सोचता है, लगता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला दोस्त अब हमारे जिम में आ गया है। जहाँ यूनचुल किम डोंग यू को बॉक्सिंग का बेसिक सिखाने लग जाता है। पहले वो कहता है, किम डोंग, कभी कभार दिल जो चाहता है उसे दिमाग फॉलो नहीं कर सकता। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो निराश मत होना, पहले अपना फुट थोड़ा आगे बढ़ाओ। कुछ भी हो जाए बॉक्सिंग फुट से ही शुरू होता है और फुट पे ही खत्म। और अपने गार्ड को राइज करो और लेफ्ट फुट को मूव करते हुए हिट करो। इसे तुम बेसिक कह सकते हो। वैसे सिखाने के लिए अभी बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन अभी तुम यही सीखो, तुम्हारे लिए यही काफी होगा अभी। उसी टाइम पाकुन पीछे से ह्यूनचुल को जोर से मारते हुए कहता है, अभी वो यहाँ बेसिक सीख ही रहा है और तुम उसे जैब सिखा रहे हो, ये वो कैसे कर पाएगा। ह्यूनचुल कहता है, तुम्हें लगा था ना ये टैलेंटेड है, तो इसका टैलेंट का टेस्ट करने के लिए मैंने ये किया। पाकुन कहता है, ये सुनने में डिलीशियस लग रहा है, लेकिन ये कुकिंग क्लास नहीं है। और हाँ किम डोंग, तुम बस स्टेशनरी ही प्रैक्टिस करो। तभी किम डोंग कहता है, आपने ऐसा किया था ना। फिर वो सेम टू सेम स्टेप फॉलो करके जोर से पंचिंग बैग में पंच करता है, जो पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद वो पूछता है, अब मैं क्या करूं, मैं क्या इसको मारता रहूं। दूसरी तरफ वो दोनों ये देख के शॉक होते हैं कि इसने इतना परफेक्टली ये कैसे किया। जहाँ ह्यूनचुल पाक उनको बोलता है, तुमने देखा जो मैंने देखा, उसने प्रॉपर स्टेप फॉलो करके स्ट्रेट पंचिंग बैग में मारा। पाकुन बोलता है, हाँ मैंने भी देखा, ये कोई सपना नहीं था। तभी ह्यूनचुल किम डोंग को कहता है, तुमने हमसे झूठ कहा था ना कि तुमने अभी तक कभी भी जिम या बॉक्सिंग नहीं किया है, झूठ बोला था ना, है ना, है ना। दूसरी तरफ पाकुन सोच रहा होता है, ये कोई ऑर्डिनरी बंदा तो नहीं है, ऐसा लगता है हमारे जिम में कोई मोस्टर आ गया है। ह्यूनचुन अभी भी उसको पूछ रहा होता है, तुम पहले जिम गए हो ना, है ना। लेकिन किंग डोंग अपने आगे टीवी में न्यूज देख रहा होता है, जहाँ न्यूज में कह रहा होता है कि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है गवर्नमेंट के आदेश से। जिस न्यूज को देख के वो गुस्से में सोचता है, एटलीस्ट मुझे और थोड़ा टाइम मिलना चाहिए था अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए, लेकिन मैं रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। ऐसे ही मैं वहाँ वापस जाके अपना प्रॉमिस पूरा कर सकता हूँ। इसके बाद टाइम स्किप आता है और आफ्टर 1 and 2 month वो प्रॉपर ट्रेनिंग करके ऐसा हो जाता है। अरे भरोसा ही नहीं हो रहा था भाई, ये ऐसा हो गया। पहले इतना ज्यादा मोटा था और अभी इतना ज्यादा पतला और हैंडसम और कूल हो गया है। और वो अभी भी जिम में बॉक्सिंग कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पाकुन आ जाता है, जो बोलता है, जिम क्लोज करने का समय हो गया है, जल्दी से रेडी हो जाओ और घर जाओ। किम डोंग बोलता है, इतना जल्दी जिम बंद करने का समय हो गया। पाकुन बोलता है, क्या मतलब कि इतना जल्दी, 10 बजने लग गए हैं, दूसरे सभी बच्चे चले गए हैं, बस अब तुम ही बचे हो। डोंग्यू बोलता है, मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला, मैं जाके थोड़ा सा नहा लेता हूँ और फ्रेश हो लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से निकल लूंगा। पाकुन उसे देखते हुए सोचता है, इस लड़के ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, बहुत ज्यादा मेहनत करके। अभी ये जिस लेवल में है, इसमें मैं उसको टूर्नामेंट में एंट्री करने दे सकता हूँ। लेकिन एक सेकंड, कंपटीशन, मुझे याद आया बोल के वो वहाँ से कुछ लाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ डोंग्यू फ्रेश होके आता है और अपना मोबाइल देखता है, जहाँ 10 बज चुके थे। जिसके बाद वो सोचता है, मुझे घर जाते ही यूट्यूब पे लाइव जाना होगा, मेरे फैंस मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी वहाँ पाकुन डोंग्यू का आगे आ जाता है और एक पोस्टर को दिखाते हुए किम डोंग्यू को बुलाता है, जो पोस्टर 16th नेशनल एमेच्योर मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का होता है। फिर वो पूछता है, इस मार्शल आर्ट कंपटीशन के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। डोंग्यू बोलता है, अचानक आपको ये सब क्या सूझ रहा है, वैसे भी क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। पाकुन बोलता है, एमेच्योर मार्शल आर्ट कंपटीशन जल्दी ही शुरू होने वाला है, मैं उनसे पूछूंगा कि तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं। वैसे भी अगर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और पैशन हो तो जो कोई भी हिस्सा ले सकता है, तो तुम भी ले सकते हो। तुम्हें क्या लगता है, ये देख के तुम्हारा खून नहीं खोल रहा क्या, अंदर से खून खुल रहा होगा तुम्हारा, है ना। डोंग्यू बोलता है, नहीं। फिर वो सोचता है, मैंने अभी तो अपना वेट लॉस किया है और मुझे अभी ऐसे लोगों से लड़ना होगा जो लंबे समय से इस कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे इतने ऑडियंस के सामने उन लोगों के हाथ से मार खा के थोड़ी ना एम्बैरेस फील होना है, इससे अच्छा मैं कोई और ही प्रोडक्टिव काम कर लूं। पाकुन हंस के थम्स अप दिखाते हुए बोलता है, तुम इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें चैंपियन बनाऊंगा। डोंग्यू सीरियस होके बोलता है, डायरेक्टर आप जब भी ऐसा बोलते हो तो आप स्कैमर जैसा लगते हो। पाकुन बोलता है, तुम भूल गए क्या, मैंने तुम्हें पहली बार मिलते टाइम क्या कहा था, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनाऊंगा, और देखो मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बना दिया। ये ऐसा कंपटीशन है जो तुम्हारा अल्टीमेट लेजेंड बनने का जर्नी का शुरुआत है, और इसमें तो प्राइज मनी भी है जो कंटेस्टेंट को मोटिवेट करने के लिए रखा है।
डोंग्यू बाहर निकलते हुए बोलता है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। पाकुन बोलता है जरूर सोचना और अच्छे से सोचना, तुम डरे हुए हो क्योंकि ये टूर्नामेंट है ना, लेकिन ये बस एमेच्योर कंपटीशन है, अगर तुम अच्छा कोच से ट्रेनिंग लोगे तो तुम्हें कोई भी समस्या नहीं होगी, तो इसके बारे में अच्छे से सोचना चैंपियन। फिर डोंग्यू वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पाकुन अभी भी उसे देख के सोच रहा होता है कि मुझे भरोसा है ये लड़का कर सकता है। डोंग्यू भी इसके बारे में सोचने लग जाता है कि उसका लाइफ इसी जिम में आके चेंज हुआ है और द विनर ऑफ द एमेच्योर मार्शल आर्ट कंपटीशन किम डोंग्यू सुनने में भी अच्छा लग रहा है, जिसके बाद हमारा जिम का नाम भी चल जाएगा और ये हॉट टॉपिक बन जाएगा। फिर वो अपने मोबाइल में टाइम देखता है, जहाँ अब 10:14 हो रहे थे। फिर वो बोलता है बहुत दिन हो गए हैं, डोंगवा से बात भी नहीं हुआ है, मैं जब भी घर बहुत देर से जाता हूँ और घर से सुबह सुबह ही निकल जाता हूँ। ये अच्छा है कि मैं बाहर भी खाना अच्छे से खा लेता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा वेट भी लॉस कर लिया है, क्या अब वो मुझे पहचान पाएगी अगर मैं उसे मिलूं तो? तभी वो देखता है कि उसके आगे से ही किम डोंगवा हाथ में तस्वीर पकड़ के उसे देखते हुए जा रही है। वो उसे बुलाने ही वाला होता है, तभी वो सुनता है कि डोंगवा उसकी ही बारे में बात कर रही है। वो कह रही थी कि मुझे लगता है ओपा को कुछ तो अपने मन का करना है, लेकिन वो पैसों की वजह से कर नहीं पा रहा है, और जब वो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ था तब मुझे लगा था कि मैं उसे अब कभी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज्यादा खुश हुई थी जब वो उठा था। तुम्हें जो भी करना है मैं तुम्हें उसमें मदद करूंगी। फिर वो अपने डैड के तस्वीर को देखते हुए कहती है, वैसे भी मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ का ओनर बहुत ही ज्यादा अच्छा है और काम भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो ओपा तुम टेंशन मत लेना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। ये सब बातें सुन के डोंग्यू सोचता है मैंने नहीं सोचा था कि डोंगवा पार्ट टाइम जॉब भी कर सकती है, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा भी है जो किम युएन सिक्का है, और मेरे पास वो सेविंग भी है जो मैंने मरने से ठीक पहले तक बचा के रखा था। मैंने वो सब कर लिया जो मैं करना चाहता था, मैंने वो सब भी खरीद लिया जो मैं खरीदना चाहता था, पर मुझे ये पता नहीं था कि डोंगवा सभी बातें अकेले ही संभाल रही है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहीं बैठ के सोचता है कि मैं पहले वाले जिंदगी में और इस वाले जिंदगी में भी एक अगली ओपा ही हूँ। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ दिखाता है डोंगवा और डोंग्यू कैफे में बैठे हुए हैं। डोंग्यू पूछता है डोंगवा तुम पार्ट टाइम जॉब करती हो क्या? डोंगवा कहती है नहीं तो मैं नहीं करती, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ? डोंग्यू पूछता है तो तुम जब भी घर रात को 10 बजे के बाद ही आती हो अपने दोस्तों के साथ चिकन खा के, तुम्हारे कपड़े में से स्ट्रॉन्ग मीट का खुशबू आता है। ये बातें सुन के वो चौंक जाती है और सोचती है मैं तो सब कुछ साफ करके आती थी पर भी स्मेल रह जाता था क्या? फिर वो मान लेती है कि हाँ वो पार्ट टाइम जॉब करती है क्योंकि उसको कुछ खरीदना है। डोंग्यू अपने मोबाइल को उसे देते हुए कहता है इसे देखो। डोंगवा देखती है डोंग्यू के बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए होते हैं, जिसे देखते ही वो चौंक जाती है और टेंशन में आ जाती है। फिर सोचती है क्या क्या ओपा पैसों के लिए कुछ गलत काम करता है या उसने ये पैसे कहीं से चुराए हैं? उसको पूछती है इतना सारा पैसा कहाँ से आया? डोंग्यू कहता है तुम्हें पता है ना मैं रूम में वर्कआउट करता हूँ जिसे मैं यूट्यूब में लाइव करता हूँ, जहाँ मुझे लोग ये देखने के लिए पैसे देते हैं। वो बोलती है ये अजीब नहीं है, लोग किसी को एक्सरसाइज करते हुए देख के क्यों ही पैसे देंगे, वैसे तुम्हें कितने लोग देखते हैं? डोंग्यू बोलता है मेरा 70,000 सब्सक्राइबर हैं और कुछ बड़े व्यूअर्स भी हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा पैसे भी देते हैं। और हाँ डोंगवा तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांग लेना, अपना ये पार्ट टाइम जॉब करना छोड़ दो या ओवर टाइम करना छोड़ दो। वो बोलती है तुम मेरा टेंशन मत लो, तुम्हें जो करना है तुम करो। डोंग्यू बोलता है एडल्ट का जैसा एक्टिंग करना बंद करो, अब सब कुछ मैं करूंगा, तुम बस खेलो। और सॉरी तुम्हें अभी तक नहीं समझने के लिए, तुम अभी भी 20 की हो तो अभी बुढ़े लोगों जैसे बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम पढ़ने वाली तो नहीं हो, इससे अच्छा खेल लो। डोंगवा कहती है क्या मतलब मैं पढ़ती नहीं, मैं अभी भी पढ़ ही रही थी और मैं क्लास के बीच में थी, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, वैसे भी तुम जब स्कूल में थे तब तुम्हारा ग्रेड क्या आता था मुझे सब पता है, ठीक है ना? किम डोंग्यू बोलता है ऐसा करो तुम क्लास के बाद मेरे साथ जिम चलो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए। फिर वो उसकी तरफ प्यार से देखते हुए सोचता है मैं पहले एज अ सियोक अकेले ही जीता था, ना मेरा कोई पेरेंट्स थे ना कोई मेरा सिबलिंग्स थे, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई है जो मेरे बारे में सोचता है, मेरा केयर करता है, मैं बस ऐसा ही जीना चाहता हूँ, अभी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन करने की भी जरूरत नहीं है अगर मैं यही रूटीन फॉलो करूँ तो। जहाँ डोंगवा अजीब सा मुंह बना के उसे देख रही होती है गुस्से में। दूसरी तरफ डोंग्यू घर जाता है और घर जाते ही यूट्यूब में लाइव चला जाता है, जहाँ वो अपने फैन से बात करता है, उनको ग्रेटिंग करता है, फिर बोलता है कि मुझे आप लोगों को आज कुछ बताना है। फिर वो
वो इमोशनल होते हुए बोलता है मेरा बुरा समय में साथ देने के लिए शुक्रिया। डोंगयू को इमोशनल देख के उसके फैंस कमेंट करने लग जाते हैं कि तुम्हें अचानक क्या हो गया, क्या तुम लाइव करना बंद करने वाले हो या तुम यूट्यूब छोड़ने वाले हो, ऐसा ही कुछ। डोंगयू बोलता है मैं अब कुछ नया कंटेंट डालने वाला हूँ या मैं कुछ नया करने का कोशिश कर रहा हूँ। जिस बात को सुन के फिर से कमेंट में फैंस बोलने लग जाते हैं आई थिंक वो कुछ ज्यादा ही बड़ा करने वाला या कुछ यूनिक करने वाला है। डोंगयू बोलता है मैं एमेच्योर फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। जिस बात को सुन के उसके फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कुछ दुखी हो जाते हैं और कमेंट करने लग जाते हैं कि कंपटीशन में जाना तो ठीक है भाई, लेकिन मरना मत और बहुत ज्यादा मार भी मत खाना। फिर वो सबको बाय बोल के स्ट्रीम वही बंद कर देता है। दूसरे दिन वो सुबह सुबह जिम चला जाता है जहाँ वो और ह्यूनचुल बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ह्यूनचुल उस पर लगातार अटैक कर रहा है, लेकिन डोंगयू बस डिफेंड ही कर रहा है, वो बैक अटैक नहीं कर रहा। जिसे देख के ह्यूनचुल बोलता है तुम बस डिफेंड क्यों कर रहे हो, फाइट बैक करो, टक्कर का फाइट हो तो मजा आए। माना कभी कभी दर्द भी सहना अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिटते ही रहो। डोंगयू सोचता है दर्द ये तो इस बॉडी का रियल ओनर डोंगयू को बहुत मिला है जब वो मिलिट्री में था। सरप्राइजिंगली किम डोंगयू मिलिट्री में सब किया करता था। वो बात अलग है कि बाद में उसे तुम मिलिट्री के लिए फिट नहीं हो बोल के निकाल दिया। किम डोंगयू मिलिट्री में गया था क्योंकि वो खुद को बदलना चाहता था, लेकिन वहां जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब उल्टा ही हुआ। वो मोटा और धब्बा होने की वजह से उसका सीनियर उसे बुली करते थे, उसे बोलते थे तुम यहाँ इंसान बनने आए हो ना, तो जब तक तुम इंसान नहीं बन जाते तब तक हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। फिर उसको पीटते थे। ये सिचुएशन तब भी नहीं बदला जब वो खुद सीनियर बन गया। तब उसके जूनियर भी उससे बात नहीं करते थे और बात भी करते थे तो बोलते थे कि ऐसा मोटा सा धब्बा सा इंसान हमारा सीनियर कैसे हो सकता है। ये सोचते सोचते वो वहाँ खो जाता है। तभी ह्यूनचुल को गैप मिल जाता है और वो सरप्राइजिंग अटैक करता है जिससे जैसे तैसे डोंगयू डिफेंड कर लेता है, लेकिन उसको दर्द तो अब भी हो रहा था। फिर वो सोचता है दर्द तो अब भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तभी फिर से ह्यूनचुल अटैक करते हुए बोलता है डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो और यहाँ ध्यान दो। तभी डोंगयू उस पंच को डच करते हुए ह्यूनचुल पे काउंटर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन करता नहीं है, वहीं से बाहर निकल जाता है और स्टेज का बाहर जा रहा होता है। तभी ह्यूनचुल बोलता है क्या तुम यहाँ से भाग रहे हो, मैंने तुम्हें अटैक करने का चांस दिया था, तुम्हें अटैक करना चाहिए था। डोंगयू सोचता है मैंने काउंटर अटैक के बारे में तो सोचा ही नहीं। 30 साल मैंने ह्यूनसुक और 20 साल किम डोंगयू के लाइफ जिया है, लेकिन मैंने कभी फाइटिंग करने का नहीं सोचा। जब भी मैं बस इससे बचने का सोचता हूँ। ह्यूनचुल बोलता है मैं चाहता था कि तुम मेरे पंच को सही समय में अवॉइड करो, लेकिन मुझे सच में लगा था तुम अच्छा पंच लैंड करने वाले हो मुझ पे। डोंगयू बोलता है वैसे भी डायरेक्टर ने मुझे बिना ट्रेनिंग के ही बॉक्सिंग करने के लिए बोला, इसीलिए मैंने इतना नहीं सोचा। अब इतना टाइम भी नहीं है कि हम अच्छे से डिफेंस और अटैक प्रैक्टिस कर सके। ह्यूनचुल बोलता है अगर तुम बस पंचिंग बैग को ही मारते रहोगे तो तुम दूसरे बॉक्सर को कभी मार नहीं पाओगे। दूसरे बॉक्सर को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तुम जैसा सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो और अटैकिंग करते टाइम मेरे मूवमेंट को देखो और इसमें से अटैक और डिफेंस करना सीखो। चलो फिर से शुरू करते हैं, पहले तुम अटैक करो। डोंगयू अपना पंच से अटैक करते हुए सोचता है अटैक तो ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं भूलना है कि मैं यहाँ अपना स्किल साफ करने आया हूँ। ह्यूनचुल बोलता है अब कितना ढीला पंच मार रहे हो, थोड़ा सा दम लगाओ, खाना नहीं खाया है क्या सुबह, और जल्दी जल्दी मारो। दूसरी तरफ पाक्यून खड़ा होके उन दोनों को देख रहा था। तभी उसके पास कोई दो लोग आ जाते हैं जिसमें एक लड़का बोलता है किम डोंगयू के बारे में क्या सोचते हो। पाक्यून बोलता है तो तुम दोनों हो सॉन डोंगयू और पाक जाइमिन। सॉन डोंगयू बोलता है हम तो यहाँ उससे ही देखने आए हैं। पाक्यून बोलता है अभी तो कंपटीशन आया भी नहीं है और तुम लोगों को उसको देखना है। पाक जाइमिन बोलता है मैं यहाँ बस एक नए दोस्त को देखने आया हूँ जो सेम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और मुझे ये भी देखना है ऐसा कौन है जिसको डायरेक्टर ने पर्सनली चूज किया है। तभी सॉन डोंगयू बोलता है डोंगयू के लिए अच्छा होगा अगर वो मेरे साथ ट्रेनिंग करे तो। पाक्यून बोलता है ये सब तुम उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए कर रहे हो ना। सॉन डोंगयू बोलता है ये भी है, लेकिन दूसरा रीजन ये है कि मैं इस जिम का रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो थोड़ा सा तो मेरा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मैं भी देखूं कि हमारे जिम से कैसा बॉक्सर लड़ने जा रहा है। पाक जाइमिन बोलता है वैसे भी डोंगयू ने तो कहा था कि वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, उसने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया। पाक्यून बोलता है उसने अभी हाँ कहा क्योंकि वो ऐसा ब्रदर बनना चाहता है जो अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ वो दोनों अब भी जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ ह्यूनचुल बोलता है तुम थक गए हो क्या डोंगयू। डोंगयू बोलता है नहीं मैं तो ठीक हूँ, लगता है आप थक गए हो। तभी ह्यूनचुल लोअर कट मार के तभी ह्यूनचुल नीचे से अटैक कर देता है। डोंगयू सोचता है ये तो ऐसा अटैक है जिसे काउंटर करने का टाइम ही नहीं है। तभी ह्यूनचुल दूसरा पंच से मारता है, लेकिन डोंगयू झुकता है और काउंटर
अटैक करते हुए पंच मारता है, लेकिन ह्यूनचुल उस पंच को इजीली रोक लेता है और बोलता है तुम अच्छे काउंटर अटैक करते हो और तुम्हारा टाइमिंग भी अच्छा है, लेकिन यह अटैक अच्छे से लैंड करने के लिए तुम्हें और ज्यादा फास्ट होना होगा। तुम्हारा मोमेंटम स्पीड स्लो है, लेकिन सच कहूँ तो तुम टैलेंटेड तो हो। मैं जब तुमको सिखा रहा था तब तुमने उसे अच्छे से देखा, एडॉप्ट किया और सही टाइम पे इस्तेमाल किया। डोंग्यू बोलता है तारीफ करने के लिए शुक्रिया, ये सब हुआ है क्योंकि तुम्हारा कोचिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ वो दोनों किम डोंग्यू को देख के बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और कह रहे होते हैं ये लड़का सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो ह्यूनचुल का पंच को डॉच कर रहा है, एक ऐसा बंदा जिसने जेओनजी-डो बॉक्सिंग को रिप्रेजेंट किया था नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, और इसका रिएक्शन स्पीड भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई इतना छोटा समय में ऐसा परफॉर्मेंस कैसे दे सकता है? लेकिन वो जितना भी ट्राई करे वो ह्यूनचुल को मार तो नहीं सकता। अगर वो ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहा तो वो जरूर बेटर हो सकता है। तभी ह्यूनचुल बोलता है डोंग्यू चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। डोंग्यू बोलता है आप थक गए क्या? मैं तो नहीं थका हूँ अभी। ह्यूनचुल बोलता है मैं भी नहीं थका हूँ, मुझे लगा तुम थक गए इसीलिए मैंने बोला। डोंग्यू बोलता है मैं तो अभी और ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपको मार सकता हूँ। पाकुन बाहर से बोलता है ह्यूनचुल रियल में फाइट करो और उसे अच्छे से फाइट करो, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। ह्यूनचुल बोलता है क्या सच में पोस्ट लेट करूँ क्या मैं फुल पावर में? तभी पाइक जमीन बोलता है तुम्हें कंपटीशन में नहीं जाना है क्या? अगर ह्यूनचुल उसे सच में मारेगा तो वो उठ नहीं पाएगा। पाकुन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, किम डोंग्यू ट्रेनिंग करने के लिए ही जन्मा है। उसके पास टैलेंट तो है लेकिन उसके पास स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, जजमेंट सब कुछ है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। वो एक दिन ऐसा मोस्टर बनेगा जो टैलेंट को भी हरा सकता है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो उसे लड़ते हुए अच्छे से देखो। वो लड़ तो रहा है लेकिन सभी टेक्निक को अच्छे से देख रहा है और याद कर रहा है। इसका एग्जाम्पल तुम देख सकते हो ह्यूनचुल का पंच, जिसे वो पहले बहुत मुश्किल से डॉज कर रहा था लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा अच्छे से और क्लीनली डॉज कर रहा है। तुम्हें क्या लगा मैंने उसे बेसिक करने के लिए क्यों नहीं कहा, डायरेक्ट ट्रेनिंग करने के लिए क्यों कहा? इसका सिंपल रीजन है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और मेहनती है, उसे इस स्टेज की जरूरत ही नहीं है। दूसरी तरफ वो दोनों उसे देख के शॉक में होते हैं कि ये बंदा ऐसा कैसे कर रहा है। फाइट में ह्यूनचुल और किम डोंग्यू दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं और दोनों ही जमीन में बूम। जहां ह्यूनचुल बोलता है डायरेक्टर ये लड़का सच में एक मोस्टर है।